जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को। मैं हितेश गोलीवाल अपने इस YouTube चैनल टारगेट एमपी पुलिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कक्षा से पहले मैंने 2 कक्षाएं और अपलोड की है, जिसमें हमने साइंस विषय की शुरुआत की थी और साइंस में भी हमने जीव विज्ञान की शुरुआत की थी। जीव विज्ञान की जो पहली क्लास होती है उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के परिचय के बारे में बात की थी। पहली क्लास में हमने देखा था कि जीव विज्ञान का परिचय, जीव विज्ञान का परिचय। और जो दूसरी क्लास जो आई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया जिसका नाम था सेल या कोशिका, और हल्का से एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। तो हमने इससे पहले बात की थी कि भाई जो जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, यह किस भाषा का शब्द है। तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है। और जो जीव विज्ञान इस टर्म का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया, तो लेमार्क और ट्रेवियनस नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और फिर हमने देखा था कि भाई जीव विज्ञान के जनक कौन है या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो वो है अरस्तु। और जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती, तो मोर देन 55 से भी अधिक जीव विज्ञान की शाखाएं होती हैं, जिसमें जीव विज्ञान की जो 2 मुख्य शाखाएं होती हैं जिनको हम बॉटनी और जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी इज द फादर ऑफ जूलॉजी, दैट इज अरस्तु। और जो बॉटनी के जो पिता है, वनस्पति विज्ञान के जो पिता है, वो है थियोपेस्टस। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में एक पुस्तक लिखी गई थी, जिनका जो अरस्तु जी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। ये जीव विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। और जो वनस्पति विज्ञान से संबंधित पुस्तक है उसका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। तो ये यहाँ तक हमने इस परिचय में पढ़ा था। और उसके बाद कुछ ब्रांचेस की बात हमने की थी, और फिर हमने बात की थी कोशिका की। तो हमने देखा था कि भाई जो कोशिका होती है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका की जो संरचना है वह कुछ इस प्रकार से होती है दोस्तों। कोशिका की जो संरचना है वह कुछ इस प्रकार से होती है दोस्तों की जो कोशिका होती है, हमने कॉमन कोशिका बनाई है, ना तो जंतु है ना पादप है। ये कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ भाई, मतलब मिश्रित तरह की कोशिका है। जो कोशिका होगी, यदि पादप कोशिका होगी तो उसके जो बाहर की जो झिल्ली होती है उसको हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। ये बात कर रहे हैं हम सिर्फ प्लांट्स के अंदर, मतलब पादप कोशिका होती है। और यदि जंतु कोशिका होगी तो उसके जो बाहर की जो लेयर होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसको हम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। और दोस्तों ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये प्लांट्स एंड एनिमल, ये पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। इतना हमने पढ़ लिया था। और कभी कभी बहुत सारी बार क्वेश्चन आता है कि भाई जो ये कोशिका झिल्ली है इसकी खोज किसने की थी। जंतुओं के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसकी खोज किसने की थी। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लेंगर। क्या नाम था दोस्तों? कार्ल लेंगर। तो कार्ल लेंगर जी ने, कार्ल लेंगर लिखो या लेंगर लिखो, बात एक ही है। कार्ल लेंगर ने जो है कोशिका झिल्ली की खोज की थी। अब इस कोशिका जो है यह विभिन्न प्रकार के उत्पादकों से मिलकर बनी होती है। शुरुआत करते हैं हम आज की कक्षा की। इससे आगे हमें पढ़ना है। तो 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान थ्योरी या फिर स्लाइडेन एवं स्वान का सिद्धांत, या हम बोल सकते हैं कि भाई कोशिका का सिद्धांत, कि किस सिद्धांत पर, किस थ्योरी पर जो है हमारी कोशिका कार्य करती है। कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था, या हम बोल सकते हैं कि स्लाइडेन एवं स्वान का सिद्धांत। तो स्लाइडेन और स्वान ने जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि भाई जो कोशिका होगी, चाहे वो जंतुओं की कोशिका हो या फिर पादपों की कोशिका हो, जो कोशिका होती है वह इसके उत्पादों से मिलकर बनी होती है। कोशिका
इसके उत्पादों से मिलकर बनी होती है। ये सिद्धांत क्या था, एक वैज्ञानिक थे, ये दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लाइडेन एवं स्वान थ्योरी या स्लाइडेन एवं स्वान का सिद्धांत या कोशिका सिद्धांत। तो इन्होंने कहा कि भाई जो कोशिका होगी वह इसके उत्पादकों या इनके मटेरियल्स से मिलकर बनी होती है। तो आइए देखते हैं कि कोशिका के कौन से उत्पाद या कौन से मटेरियल्स होते हैं। दोस्तों हमने इससे पहले हमने पढ़ा था कि भाई कोशिका और कोशिका के भाग, कोशिका और उसके भाग। तो हमने मोस्टली इसमें एक चीज को पढ़ा था कि भाई जो कोशिका होगी, इस कोशिका के मध्य में ये यहाँ पर एक केंद्रक पाया जाता है और इस केंद्रक की जो संरचना है वह अंडाकार होती है। ये जो क्या है कि ये केंद्रक और इस केंद्रक की संरचना अंडाकार होती है और जो केंद्रक होता है वह कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है और इसी केंद्रक के अंदर दो आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। इन आनुवंशिक पदार्थ को हम बोलते हैं डीएनए और आरएनए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हमने कहा है कि कोशिका का सबसे बिगेस्ट मटेरियल या सबसे बड़ा भाग केंद्रक होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस केंद्रक के अंदर कोशिका के दो आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों, जिसको हम डीएनए और आरएनए कहते हैं। और आज हम चर्चा भी इसी के ऊपर करेंगे। हम थोड़ा सा आपको इधर ले चलता हूँ, उसके बाद वापस यहाँ हमने यहाँ पर पढ़ा है कि भाई स्लाइडेन और स्वान ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत में इन्होंने ये बात कही कि यदि कोशिका का निर्माण हुआ तो वह इसी के उत्पादों से मिलकर होता है। तो इसके उत्पाद दोस्तों ये होते हैं कि ये डीएनए आरएनए केंद्र के अंदर होता है। तो उसी प्रकार से एक संरचना यहाँ पर पाई जाती है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक संरचना यहाँ पर इस प्रकार से पाई जाती है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ भाई, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर एक अंडाकार या गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसको जो है हम लाइसोसोम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। और यहाँ पर कुछ चिपचिपा सा पदार्थ पाया जाता है जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य नहीं कहा है दोस्तों, मैंने कहा है कोशिका द्रव्य। कोशिका सेल लिक्विड यहाँ पर पाया जाता है। और एक यदि पादप कोशिका हुई तो उसके अंदर ये संरचना, मैं बात कर रहा हूँ यदि पादप कोशिका हुई तो उसके अंदर एक संरचना पाई जाती है इस प्रकार से, जिसको हम लवक कहते हैं। लेकिन ये जो लवक है जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से कुछ संरचना होती है और कुछ मटेरियल्स और इसमें उपस्थित होते हैं, जैसे कि इस प्रकार से जो मटेरियल्स पाए जाते हैं इधर इनको हम गाल्जिकाई या गाल्जी बॉडी जो है इनको हम कहते हैं। इसको हम जो लाइसोसोम कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर ये इस प्रकार से कुछ इसके जो है ये कोशिका की जो है कुछ द्रव्य पाया जाता है जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। यहाँ पर यहाँ पर भी लिखा हुआ इस प्रकार से देश कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और भी कुछ चीज़ें पाई जाती है जो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। हम बात कर रहे हैं कि भाई केंद्रक में, तो केंद्रक के अंदर हमने पढ़ा था, इसका फर्स्ट मटेरियल हमने पढ़ लिया था कि भाई जो केंद्रक होता है, यहाँ से मोस्टली 2-3 क्वेश्चन आगे भी बनते हैं कि केंद्रक की खोजकर्ता कौन है। तो रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक के खोज करता है। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक के खोज करता है। और केंद्रक के अंदर कौन से आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो केंद्रक के अंदर दो आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं जिनके नाम है डीएनए और इनके नाम है आरएनए। अब आपके अधिकांश जो क्वेश्चन है वो यहाँ से जनरेट होते हैं कि भाई डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो इस डीएनए का पूरा नाम दोस्तों डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है या डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। उसी प्रकार से जो आरएनए है इसका पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। मैं डिफरेंस बता देता हूँ इनमें 2-3, कभी यहाँ से आपके क्वेश्चन जैसे मोस्टली बनते हैं बन भी जाएंगे। तो पहला तो क्वेश्चन आपका यहाँ से फुल फॉर्म से बनता है कि भाई डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो
राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। उसी प्रकार से यदि हम आरएनए की बात करें, आरएनए की बात की जाए तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि भाई जो डीएनए होता है इसकी दोहरी संरचना होती है। हमने क्या कहा है कि भाई ये जो डीएनए है इसको मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये जो डीएनए होता है इसकी संरचना दोहरी होती है। आपने पढ़ा भी हो गया, द्विकुंडलित संरचना डीएनए के अंदर पाई जाती है। दिख रहा है दोस्तों आपको यहाँ पर कि भाई जो डीएनए की संरचना है वो द्विकुंडलित होती है और इस द्विकुंडलित संरचना में 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। हमने कहा है कि डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है, आपको दिख भी रहा है, और इसके अंदर 4 क्षार पाए जाते हैं जिनके नाम है दोस्तों ATCG, A T C और G। ये 4 प्रकार के जो है यहाँ पर क्षार इस डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये A T C और G। ये जो A और T ये 2 क्षार है, आपस में डबल बंध से बंधे होते हैं, और C और G ये आपस में तिहरा बंध या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इस A को हम बोलते हैं एडेनिन, इसको हम क्या बोलते हैं एडेनिन, इसको हम बोलते हैं थाइमिन, इसको हम बोलते हैं साइटोसिन, और इसको हम बोलते हैं ग्वानिन। और हमने कहा कि डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं जिनके नाम है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। तो डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन नामक 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि भाई एडेनिन थाइमिन से किस बंध के द्वारा जुड़ा होता है, मतलब यहाँ पर बीच में ये जो बंध है दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई जो एडेनिन थाइमिन से किस बंध के द्वारा जुड़ा होता है, या फिर साइटोसिन ग्वानिन से किस बंध के द्वारा जुड़ा होता है। ये बंध होता है हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध। तो ये आपस में दोनों हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये आरएनए है, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, बाकी जो नाइट्रोजन युक्त क्षार है वो सेम होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई आरएनए में AUCG नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं, और ये भी आपस में डबल बंध और ये आपस में ट्रिपल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि आरएनए में थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, तो थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। बाकी इनके नाम तो सेम है कि भाई इसका एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, और आपस में दोनों किस बंध से जुड़े होंगे, तो ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होंगे, और ये आपस में किस बंध से जुड़े होते हैं, तो ये भी हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं कि जो हमारा डीएनए होता है, यहाँ पर मिटा देता हूँ थोड़ा सा। जो हमारा डीएनए होता है, फॉर एग्जांपल के लिए हमने इस प्रकार से कुछ संरचना बनाई कि भाई ये जो वहां से डायग्राम यहाँ बना दिया मैंने कि ये जो है केंद्रक है हमारा, ये केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर हमने देखा कि भाई इसके अंदर डीएनए रहता है और इसके अंदर आरएनए रहता है, और इन दोनों की हमने चर्चा की। अब ये जो डीएनए है, जो डीएनए होता है उसका मॉडल तैयार एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था वाटसन और क्रिक। क्या नाम है? वाटसन व क्रिक। डीएनए का मॉडल सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का सर्वप्रथम मॉडल तैयार किया। उसी प्रकार से बात करें कि भाई जो आरएनए होता है इसका मॉडल सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो आरएनए का मॉडल तैयार एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। क्या नाम था? फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने सर्वप्रथम आरएनए का मॉडल तैयार किया। अब जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए, इस डीएनए के ऊपर गुणसूत्र लगे होते हैं। जो डीएनए होता है
उसके ऊपर गुणसूत्र लगे होते हैं और इन्हीं गुणसूत्रों के ऊपर जीन लगे होते हैं। और जो गुणसूत्र होते हैं वो हमें कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा आता है कि हमें गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं, और क्वेश्चन पूछा गया था आपकी पिछली जो 2017 में जेल विभाग की परीक्षा हुई थी उसमें, और वापस से निकल गई है, तो IMPA बन भी सकता है कि गुणसूत्र हमें कब दिखाई देते हैं। तो गुणसूत्र हमें डिवाइडेशन ऑफ द सेल, कोशिका विभाजन के समय हमें गुणसूत्र दिखाई देते हैं। और जीन कहाँ पर स्थित होते हैं, तो जीन कहाँ पर है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ये गुणसूत्र है, ये क्या है, ये गुणसूत्र है। गुणसूत्र कहाँ होते हैं, तो केंद्र के अंदर होते हैं, सॉरी DNA के ऊपर गुणसूत्र होते हैं। और ये क्या है, तो ये जीन है, समझने के लिए इस प्रकार से कुछ समझना आती है। तो क्वेश्चन आता है कि गुणसूत्र हमें कब दिखाई देते हैं, तो गुणसूत्र हमें कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। और जीन कहाँ स्थित होते हैं, तो जीन गुणसूत्रों के ऊपर स्थित होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक गुणसूत्रों की थोड़ी सी, DNA और RNA से 3-4 क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। अब बात करते हैं हम गुणसूत्रों की, गुणसूत्रों की या गुणसूत्र की। गुणसूत्र के संदर्भ में पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछा जाता है कि भाई गुणसूत्र हमें कब दिखाई देते हैं। तो अभी बताया मैंने कि गुणसूत्र जो है हमें कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। उसके बाद जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, तो हम सामान्य मनुष्य की बात करें तो मनुष्यों में 23 जोड़े, मनुष्यों में 23 जोड़े 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और क्वेश्चन आता है कि भाई जो गुणसूत्र है वो मनुष्यों में क्या कार्य करते हैं। तो गुणसूत्र मनुष्यों में या जीवों में लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। लिंग निर्धारण का कार्य कौन करते हैं, तो गुणसूत्र करते हैं। लिंग निर्धारण से तात्पर्य ये कि भाई जब भी जो ये गुणसूत्र किसी मेल या फीमेल के अंदर होते हैं और ये आपस में इनका संपर्क कराया जाता है, तो जो उत्पन्न संतान है वह फीमेल मतलब लड़की होगी या लड़का होगा, तो उनका निर्धारण में वो गुणसूत्र करते हैं। ये पूरा हमारा चैप्टर है, आगे इसकी चर्चा हम विस्तृत करेंगे। एक छोटा सा बीच में आ गया था तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये गुणसूत्र के संदर्भ में 2 पॉइंट यहाँ से ये मोस्टली है कि पहला आता है कि, और एक क्वेश्चन ये है कि भाई जो गुणसूत्र है इसके खोजकर्ता कौन है, तो वोल्डेयर नामक वैज्ञानिक, कौन, वोल्डेयर ने गुणसूत्रों की खोज की थी। और जो गुणसूत्रों को जो है हम क्रोमोसोम भी कहते हैं, गुणसूत्रों को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आपको गुणसूत्र के संदर्भ में याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं जीन की, तो जीन कहाँ पर स्थित होते हैं, तो अभी मैंने बताया कि भाई जो जीन होंगे वो गुणसूत्रों के ऊपर लगे होते हैं। जो जीन होते हैं वो गुणसूत्रों के ऊपर लगे होते हैं। जो जीन है, जो जीन होते हैं इनकी खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जीन की खोज किसने की थी, तो जोहानसन ने की थी। और क्वेश्चन आता है कि जीन मानव शरीर में या किसी के भी जीव के अंदर क्या कार्य करते हैं, तो जीन आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, तो जीन जो है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से, आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित कराते हैं। और जो मानव शरीर होता है उसमें 5000 से भी अधिक, मोर देन 5000, मानव शरीर में 5000 से भी अधिक जीन पाए जाते हैं। हम ये पढ़ रहे थे, इसमें हमने देखा कि भाई गुणसूत्र होते हैं वह कब दिखाई देते हैं, कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भाई जो गुणसूत्रों के खोजकर्ता कौन है, तो वह है वेल्डेयर। और मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, तो लिंग निर्धारण का कार्य गुणसूत्र करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि भाई गुणसूत्र के ऊपर क्या स्थित होते हैं, तो जीन स्थित होते हैं। जीन का निर्माण किसने किया था, या जीन के खोजकर्ता कौन है, सॉरी जीन के खोजकर्ता कौन है,
तो जोहानसन नामक वैज्ञानिक जीन की खोज करता है और जीन का अध्ययन, स्टडी ऑफ द जीन, जीन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जेनेटिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव शरीर के जीन या किसी भी जीव के जीन का अध्ययन किया जाता है, दैट इज जेनेटिक्स, उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। और जो केंद्रक होता है इसे हम कोशिका का मैनेजर कहते हैं। जो कोशिका का मैनेजर किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का मैनेजर या कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कोशिका को, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो मस्तिष्क है वह केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं केंद्रक को। और जो कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है वो भी कौन सा है? तो केंद्रक है। उसके बाद बात करते हैं हम केंद्रक के बाद हमने डायग्राम में देखा था कि भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने ऊपर लिखा था, अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई जो गुणसूत्र है वह कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ दिख रहा है आपको? ये पाए जाते हैं केंद्रक में। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि जो गुणसूत्र है वो केंद्रक के अलावा और कहाँ पाए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हमने बात की कि भाई गुणसूत्र कहाँ पाए जाएंगे? तो गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाएंगे। और केंद्रक के अलावा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक के अलावा जो गुणसूत्र है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था ना, उसी के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में गुणसूत्र पाए जाते हैं और केंद्रक में पाए जाते हैं। अभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो जो आरएनए है ये जो है ये पाया जाता है केंद्रक में। और केंद्रक के अलावा आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक के अलावा आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और डीएनए भी कहाँ रहेगा? तो भाई डीएनए के ऊपर तो गुणसूत्र लगते हैं। तो जब डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में है और केंद्रक में है तो गुणसूत्र भी माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे और उसमें मतलब केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होते हैं। अब बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की। अब बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये इस प्रकार से हमने कोशिका बनाई थी, यहाँ पर केंद्रक और यहाँ पर इस प्रकार से जो संरचना है वो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है वह दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकन, इसमें बहुत कंफ्यूजन है दोस्तों, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, इसमें कंफ्यूजन बहुत है। आज के बाद आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता अल्टमैन नामक वैज्ञानिक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने का जो कार्य है वह बेंडा ने किया था। वो किसने किया था? बेंडा ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है वह दोहरी झिल्ली वाली होती है। जो इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली जो झिल्ली आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं अंतस्थ। जो अंदर वाली झिल्ली ये तो सेम है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली जो झिल्ली होती है इसको हम बोलते हैं अंतस्थ। क्या बोलते हैं? अंतस्थ। और जो बाहर वाली जो झिल्ली है इसको हम बोलते हैं वल्कुट। इतने उदास मत रहोगे यार, अब तो जेल ट्रेनिंग की वैकेंसी आ गई है आपकी और भगवान ने चाहा और सब कुछ ठीक रहा तो समझ लो कि कुछ समय के पश्चात जे एमपी पुलिस भी आ जाएगी, एमपी एसआई भी आ जाएगी और आपको वैसे भी जॉब मिल जाएगी। इतने भी उदास रहना है। चलिए देखिए, आप उदास होंगे मुझे पता नहीं चलता है। तो नामांकन इसका जो है वो बेंडा ने किया था और इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? तो अल्टमैन ने। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। इसका खुद का डीएनए, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस डीएनए होगा, यहाँ पर गुणसूत्र भी होंगे और यहाँ पर जीन भी होंगे। तो हमें ये याद रखना है कि डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो आरएनए होता है वह केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है जो ये किस क्या बोलते हैं इसको, कोशिका द्रव्य में। कोशिका
द्रव में केंद्रक के अलावा आरएनए पाया जाता है। अब बात करते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का बिजली ग्रह या कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा मैंने कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस ऑफ द सेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस या बिजली घर। क्वेश्चन आ जाएंगे कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को या कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ये महत्वपूर्ण है, रेलवे की परीक्षा का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और एनडीएस सीडीएस इनमें पूछ लेते हैं और आपकी व्यापम में तो कोई ठिकाने नहीं, पूछ ही लेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप नहीं पढ़ोगे तो भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और ग्लूकोज के अणुओं को ऑक्सीजन गैस तोड़ती है और 38 एटीपी ऊर्जा के अणुओं का निर्माण करती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। मैंने क्या कहा, ये कहा मैंने कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और ग्लूकोज का जो अणु है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6। ग्लूकोज के अणु को ऑक्सीजन गैस तोड़ती है और CO2 गैस प्लस जल प्लस 38 एटीपी ऊर्जा के अणुओं का निर्माण करती है। अणुओं का निर्माण करती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि भाई एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, ए का मतलब होता है एडिनोसिन